नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज आप मेरे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विद में मेरे साथ हैं और आज हम अपना पॉलिटी का 6th क्लास की पॉलिटी का 2nd चैप्टर कवर अप करेंगे, जो अभी विविधताएं हैं भेदभाव। भाई क्या है ये विविधताएं भेदभाव? जो हम भाई लोगों में भेदभाव करते हैं, जैसे लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं, भाई लड़के ऐसे करेंगे या लड़की ऐसे करेंगे, ठीक है। और ये किस कारण से होता है? भाई जो हमारी पहले से रूढ़िवाद धारणाएं होती हैं उनके प्रति, ठीक है। और आज इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? भाई हम असमानता और भेदभाव पढ़ेंगे। और भाई एक हम इसमें जो अपने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कैसे भेदभाव या विविधता का सामना करना पड़ा, ठीक है। समानता के लिए संघर्ष कैसे कैसे भाई संघर्ष हुए वोट डालने के लिए, या और जो संघर्ष है वो हम इस चैप्टर में कवर अप करें। तो आज का हमारा चैप्टर है विविधता एवं भेदभाव। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम क्या और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी ये अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म, भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यहाँ मानने वाले रहते हैं, मतलब यहाँ 8 धर्म मानने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह की नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं, ठीक है। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं, जिसे भाई हम अपने पूर्वाग्रह बोलते हैं, ठीक है। पहले से ही अपने दिमाग में बना लेना। पूर्वाग्रह क्या होता है भाई देखो एक बार। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है, ठीक है भाई। क्या होता है, जब हम किसी के बारे में पहले से कुछ चीज़ सोच लेते हैं वो पूर्वाग्रह का रूप लेता है, ठीक है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसे कि कथनों में दिया गया है लोगों को आलसी और कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा जगह लोग आलसी होते हैं और कई जगह नहीं होते, कई जगह कंजूस होते हैं, कई जगह नहीं होते, लेकिन सभी के मन में एक जैसी धारणा करना वो गलत हो जाता है, ठीक है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे, ठीक है। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारे मन में पहले से पूर्वाग्रह बन गया कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है और ये भाषा अच्छी है, इसलिए, ठीक है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उन्हें दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं, ठीक है भाई। अब आता भाई लड़के और लड़की में भेदभाव। भाई लोग क्या करते हैं, लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं। भाई लड़कों के बारे में सोचते हैं ये भाई नौकरियां करेंगे, लड़के रोते नहीं भाई, ठीक है। वो उनको एक साहसी रूप में दिखाते हैं और लड़कियों को भाई वो एक सुंदर रूप में घर का कार्य करने वाली, इस टाइप से वो उनको दर्शाते हैं, ठीक है। ये उन्हें भेदभाव की हो गया, ठीक है। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है जैसे हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आइए देखें कि क्या सच्चाई
यही है। जैसे आप इनको देख सकते हैं, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है तो ये लड़का होगा भाई, वे शरारती लड़का होगा, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है तो वो लड़की होगी, वे रोते नहीं वो भी लड़का होगा भाई, वे उद्यमी है लड़की होगी, वे खेल में निपुण है वो लड़का होगा, वे खाना पकाने में निपुण है वो लड़की होगी, वे भावुक हैं तो वो लड़की होगी। क्योंकि हम हमारी जो पहले से ही जो रूढ़िवाद धारणा है वो इस टाइप से, या पूरा वो पूर्वाग्रह हमारे पहले से ही इस टाइप से है कि हमारे मन में पहले से ये बना रखा कि वह अगर रो रहा है तो भाई वह लड़की होगी, ठीक है, लड़का नहीं होगा। ये हमारे मन में पहले से पूर्वाग्रह, या कोई खाना पका रहा है तो वह सिर्फ लड़की होगी, लड़का नहीं होगा, ये हमारे मन में पहले से पूर्वाग्रह चले हुए हैं, ठीक है भाई। जैसे आप देख सकते हो लोग तरह तरह की बातें करते हैं भाई, कोई अगर कोई भाई डंडी स्टैक चले चलता है उसे बोलता है मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ, कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी, लोग मेरा मजाक उड़ाते, यह नई बात नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। तो लोग ऐसे ही बोलते हैं भाई, लंबे को लंबा बोलते, छोटे को छोटा बोलते हैं भाई, जो जिसकी थोड़ा जो भाई काला उसको काला बोल देते हैं, ठीक है। इस टाइप से भाई एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं, ठीक है। ये भाई कई बच्चों को उदासी की तरफ ले जाता है, ठीक है। अब देखिए भाई पहले जो बच्चे भाई जिनके हाथ पैर टूटे होते थे उनको विकलांग बोलते थे, उसके बाद अब इस विकलांग शब्द को बोलकर बदल कर भाई क्या रख दिया गया, खास जरूरतों वाले बच्चे रख दिया गया, ठीक है भाई। चलो आगे, अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती तो माता पिता एक परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते थे कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं, ठीक है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरों की निशानी होती है, ठीक है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, ठीक है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है, ठीक है। जैसे वह कोमल एवं मृदु स्वभाव की है तो वो एक बहुत ही सुशील है। ऐसे कथन को हम लड़की के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है भाई, केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं? भाई वो समाज से सीखती हैं, समाज उनको ऐसे बोलते हैं भाई आप दिखने में सुंदर हो, आप काम अच्छा करती हो, ठीक है, इस टाइप से, आप खाना अच्छा पकाती हो, तो उनकी मनसा ये हो जाती है, ठीक है। चलो अब हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इसके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़के और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं, ठीक है। अब आता भी रूढ़िवाद धारणाएं बनाना, ठीक है। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िवाद धारणा कहते हैं, ठीक है। जब उनको सभी को एक जैसा, अगर कोई एक व्यक्ति स्वभाव होगा अच्छा नहीं है तो हम सभी को उसी तरह सोचेंगे तो वो हमारी रूढ़िवाद धारणा होगी, ठीक है। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि हमारे जैसे हम भारत में रहने तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, लोग जो मुस्लिम होते हैं उनको भाई और अच्छी नज़र से नहीं देखते। क्यों? कोई कार्य तो कोई और करता है लेकिन वो हम औरों को भी भाई उसी छवि से देखने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समय में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और
क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िवाद धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का अक्सर हम सब पर पड़ता है, ठीक है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोक देती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हमें नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, अब लड़कियां भी भाई पायलट बनने लगी हैं, ठीक है। तो ये टाइम के अनुसार हर एक चीज़ चेंज हो जाएगी। हमें भी अपनी जो ये धारणा है इनको बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे आता है असमानता में भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। भाई उनके मन में पहले ही उनके बारे में कुछ ऐसी धारणाएं होती हैं कि ये तो भाई ऐसे हैं, ये अच्छे नहीं है, इनका व्यवहार अच्छा नहीं, इस टाइप से, ठीक है। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, यह विविधता का एक पहलू है भाई, ठीक है। उनकी भाषा अलग थी, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से विभिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं, ठीक है। दोनों समीर में से एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर 2 गरीब विविधता का पहलू है, ठीक है। विविधता पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, ठीक है भाई। कुछ गरीब वर्ग के भी होते हैं, उनका धर्म भी अलग होता है, इस टाइप से, ठीक है। एक तो इस कारण कि वह उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है, ठीक है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूह और खास तरह के लोगों को करना पड़ता है। जैसे भाई अपना दुबई उधर हिंदू धर्म को भाई मंदिर वगैरह बनाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली, भाई ये क्वेश्चन हर बार आता है, इसको पक्का कर लीजिए। इसको पक्का कर लोगे तो ये मान लो अपना एक सीटेट में नंबर आपका भाई पक्का होगा। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लिए लोगों अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया या कुचला गया, ये भी पिछली बार आया हुआ था भाई, ठीक है। दलित के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसी सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है, ठीक है। भारत के एक महान नेता भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा। यह अनुभव उनको भाई 1901 में हुआ था, जब वे सिर्फ 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने जा रहे थे, ठीक है भाई। वे रेलगाड़ी में आए थे, उनके जो पिताजी थे या कोई गाड़ी वाला उनको लेके आने के लिए लेट हो गया था, इसलिए उन्होंने भाई उधर रुके हुए थे, ठीक है। तो स्टेशन मास्टर ने उनसे जाके पूछा भाई आप यहाँ पे क्यों रुके हुए हो, और वो अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तो कोई ये नहीं बता सकता भाई वो कोई नीचे कही जाने वाली जाति से होंगे। तो फिर उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने अपनी जाति भाई महिर जाति की बताई, जो भाई मुंबई प्रांत में बहुत उनको अछूत माना जाता है, ठीक है। तो स्टेशन मास्टर चले गए। फिर उन्होंने दोबारा से उन्होंने जो अपने भी वो जो दुगना किराया देने के लिए भी खुश थे, लेकिन उनको फिर भी इसके लिए नहीं उधर छोड़ गया। महार जाति से थे भाई वो, बम्बई प्रांत में महार जाति को समुदाय को छूत माना जाता है, ठीक है। तो उनको फिर भी नहीं छोड़ गया, ठीक है। तो उन्होंने ये लिखा था भाई। अब भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ें, ये जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में माना जाता था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका माहिर जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाने वाली थी। महार
महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को भी वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरियां करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से सुधार लाए, व्यवस्था से बाहर निकल पाए। ठीक है, दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका भीमराव अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म में भी अपनाया। यही पूछा जाता है भीमराव अंबेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत और न कि कुछ ही लोगों की। ठीक है भाई, इन्हें अपने संविधान निर्माता ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये थे यात्रा के शुरू में वो बहुत खुश थे, उसकी जगह अब उत्साही उदासी ने ले ली थी। ठीक है भाई, ये तब की बात है जब वो स्टेशन जगह कुछ ले। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो उन्होंने पूछा क्या करने की सोच रहे हो? हमने कहा कि अगर मैं किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती, लेकिन फिर भाई वहाँ पे ये था जो बैलगाड़ी वाले थे वो किसी भी अपनी बैलगाड़ी में उनको बिठाकर खुश नहीं थे, क्योंकि भाई उनकी बैलगाड़ी थी ना वो छूत हो जाती। ठीक है भाई, यही है इसमें ज़्यादातर। फिर आपने ये पढ़ते हैं जो भाई भेदभाव, समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिन गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बताया गया, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष भी किया। ठीक है, जब ये अपना भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, भारत जब आज़ाद हुआ एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की समानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए, समानता को एक अमूल्य की तरह माना जाए। ठीक है भाई, है ठीक है। हम सभी को भारतीय के रूप में जोड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हो। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाए। ठीक है, और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। लोग अपने पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद थे। नौकरियां सभी के लिए खुली थी। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली। ठीक है भाई, थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी हो। भाई लोग हर किसी को अपनी आज़ादी हो, अपनी भाषा बोलने की, भाई अपना धर्म का पालन करने की, भाई अपने त्यौहार मनाने की। ठीक है, उन्होंने ये भी निश्चित किया। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश। ये पूछा जाता है भी आपसे क्वेश्चन, भारत कैसा देश है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश। ये भाई किसी भी एक धर्म को मानने के लिए आपको बाध्य नहीं करता। ठीक है, जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ठीक है, हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। असमानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना पड़ेगा। भारतीयों के लिए असमानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने।
इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं। ठीक है भाई, जो अपने भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने संविधान लिखा था, उन्होंने ये लिखा था कि ये जो आपकी जाति व्यवस्था है इसमें जो भेदभाव ये ऐसे खत्म नहीं होगा, आपको बढ़ चढ़ कर नौकरियों में भी भाग लेना पड़ेगा। ठीक है, और अच्छे पद पर नौकरी करनी पड़ेगी, तब आप इसको खत्म कर सकते हो। ठीक है भाई, जो हमारा आज का ये सेकंड चैप्टर था विविधता एवं भेदभाव, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी कल हम थर्ड चैप्टर करेंगे। ठीक है, और जो आपकी इसकी समरी है वो साथ साथ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और नोट्स।